हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट, सीनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि आज 13 मार्च आपका हो गया है और 26 एंड 27 ऑफ मार्च को आप लोग का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो इन रिमेनिंग 15 डेज़ में हमको कौन से स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और अगर वो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं तो आप 100% अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट मुझे देख रहे हैं उनको मिनिमम 4 to 5th मंथ हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए। यानी अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो बिल्कुल अभी बिगिनर है तो बहुत सारे वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिगिनर्स के लिए, उसको पहले जाके देख लीजिए। खैर, तो 4 to 5 मंथ्स आपने प्रिपरेशन कर लिया है, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो सकता है या हो सकता है आप 3rd या 4th अटैम्प्ट दे रहे हो। तो कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम आरबीआई असिस्टेंट जो प्रीलिम्स का पेपर का लेवल होता है इस पर डिस्कस करें। तो पेपर का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट होता है। यानी अगर आप आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का पेपर आप देते हो तो कह सकते हो कि जैसे आरआरबी क्लर्क का जो लेवल रहता है सेम एज इट आरबीआई असिस्टेंट का भी रहता है प्रीलिम्स का। बट आरबीआई असिस्टेंट में एक सेक्शन और होता है, वो होता है इंग्लिश, और इंग्लिश में बहुत सारे लोग मात खा जाते हैं। तो हम इसको आरआरबी क्लर्क से कंपेयर तो नहीं करेंगे, बट अगर सिर्फ मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो जो लेवल रहता है आरबीआई असिस्टेंट का वो इजी रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि इंग्लिश सेक्शन आपका कैसा है या इंग्लिश में आपने कैसी तैयारी कर रखी है, उस हिसाब से आप अपना इंग्लिश अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब जब आपका पेपर इजी होगा तब तब कट ऑफ हाई जाएगी। ऐसा ही आरबीआई असिस्टेंट में होता है, यानी आपका पेपर जो है वो इजी जाता है और जो आपकी कट ऑफ है वो हाई चली जाती है। यानी 90+ कट ऑफ मैक्सिमम टाइम्स आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स की रही है। तो अब अगर हम सेक्शन की बात करें तो आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। अब मैं ये हमेशा से कहते आता हूँ कि रीजनिंग मैथ्स में आपको एक पोर्शन अपना 100% क्लैरिफाई कर लेना होता है, क्योंकि बैंकिंग के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर एक पोर्शन में आप 95% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करते आया हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में कि रीजनिंग मैथ्स में से कोई एक ऐसा पोर्शन बनाइए, ऐसा पोर्शन सेट करिए जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आप क्विक आंसर कर सकते हैं और उसको अपना फेवरेट पार्ट बना के आप उसमें हर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 95% क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि आपका रीजनिंग बेस्ट पार्ट है तो आप 35 में 32, 33 अटेम्प्ट करेंगे या 35 भी कर सकते हैं। ऐसा ही आरबीआई असिस्टेंट में होगा। फिलहाल मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके 12-13 दिन बचे हुए हैं उनमें आप कम से कम डेली 3 to 4 मॉक टेस्ट दीजिए। जी हाँ, कम से कम आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आपको 1-2 ऑनलाइन आप दे लीजिए, बाकी 1-2 ऑफलाइन भी दीजिए। अब ऐसा नहीं कि आपको 4 का 4 मॉक टेस्ट अगर आप दिन में दे रहे हो, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे का पेपर होता है, चलो 3 मॉक टेस्ट अगर ले लो आप ऑन एवरेज पर डे का, एक सुबह उठते दे लो। अब आप एस्पिरेंट हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ कि आप 12 बजे सो के उठेंगे। हाँ, अगर आप रात भर पढ़ रहे हैं तो 12 बजे सो के उठिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रात को मैक्सिमम 12-1 बजे तक सो जा रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि सुबह आप 7 बजे अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं, 6 बजे या 7 बजे। अब आप एक एस्पिरेंट हैं, खुद को कहते हैं, और रात में भी आप जल्दी सो जा रहे हो 10 बजे और सुबह 11 बजे उठ रहे हो, तो फिर ये आपके बस की बात नहीं है। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हो, तो जैसे उठो आधे घंटे आपने जीए पढ़ लिया, ये आपका रूटीन का एक पार्ट है। आधे घंटे आपने जीए पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, आधे घंटे आपने इंग्लिश पढ़ लिया, 1 घंटा आपका जीए हिंदी आपने जीए और इंग्लिश आपने पढ़ लिया, आधे घंटे का आपने ब्रेक लिया, देन एक मॉक टेस्ट सुबह में दे लिया अर्ली मॉर्निंग में ऑनलाइन। उसके बाद आप अपना जो भी काम धाम, ब्रेकफास्ट वगैरह, नहाना, जो भी करना है आप कर सकते हैं। देन अपना उसके बाद दोपहर में जब आप बैठोगे तो एक मॉक टेस्ट आपने दोपहर में दे लिया, और दोपहर में देने के बाद पूरा दिन आपने ख़त्म कर लिया पढ़ाई लिखाई में। देन उसके बाद रात के समय में आप 8-9 बजे के करीब एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ऑन एवरेज 3 मॉक टेस्ट आप बहुत आराम से दे सकते हैं। अब कुछ लोग को ये प्रॉब्लम होती है, सर हमारे पास मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पहली बात तो आपको मॉक टेस्ट हमेशा 2 सोर्सेज से मिनिमम देना चाहिए, और एक सोर्स आपका जो होता है वो ऑफलाइन भी होना चाहिए। यानी कुछ प्रैक्टिस सेट्स आपको ऑफलाइन भी खरीदने होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो 35 सेट्स के किरण के आते हैं, अरिहंत के आते हैं, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल के भी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये सब मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको ऑफलाइन दे सकते हैं। तो 2 आप ऑनलाइन दे लो, 1 मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन दे लो। उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना, आपको एनालाइज भी करना होता है
कम से कम अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट है तो 40 मिनट आपको एनालाइज करने में, खैर प्रीलिम्स में ज़्यादा नहीं लगता है, मतलब आधे घंटे में आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो उसका अच्छे से एनालाइज कीजिए कि हमारी क्या मिस्टेक्स रह गई, कौन से क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, कौन से क्वेश्चन हमने बाई मिस्टेक ज़्यादा टाइम दे दिया या ज़्यादा देर हम फंसे रह गए। कभी कभी होता है कि रीजनिंग में ही हम एक पजल पे फंसे रह जाते हैं। तो ये सब जो टैक्टिक्स हैं ये इन 15 दिनों में आपको अपने आप को यूज़ करके और ऑब्जर्व करना है कि आपके साथ एक्चुअली में जो दुर्घटनाएं हैं वो कैसे घटित हो रही है। यानी मैं बताऊं कि जब हम लोग एस्पिरेंट रहते हैं तो हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, राइट डायरेक्शन में पढ़ना एक अलग चीज़ होता है, और राइट डायरेक्शन में पढ़ने के बाद उसको अप्लाई भी करना ये भी एक अलग चीज़ होता है। तीनों 3 प्रकार की चीज़ें हैं, 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पहले कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी दिन रात पढ़ते हैं लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़ पाते हैं। फिर आधे कैंडिडेट सेकंड वाले कैटेगरी में आते हैं कि वो राइट डायरेक्शन में पढ़ते हैं। अब जो बचते हैं रिमेनिंग वो ये जानते हैं कि एक तो हमें पढ़ना है, ज़्यादा टाइम पढ़ना है, दूसरी बात हमको राइट डायरेक्शन में पढ़ना है, तीसरी बात कि राइट डायरेक्शन में हम पढ़ रहे हैं लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमारे एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में। तो इन 15 दिनों में आपको अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करना है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अब जैसे प्रीलिम्स में सबसे पहले अगर इंग्लिश सेक्शन खुलता है अभी, तो इंग्लिश में क्या होता है, कुछ लोग को कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं बताऊं, मेरा बेस्ट पार्ट कॉम्प्रहेंशन था, लेकिन बहुत लोगों को कॉम्प्रहेंशन से डर लगता है कि भाई इतने बड़े पैसेज हैं हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ता था तो रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई थी। कल मैं ये आपको सजेशन देते आता रहा हूँ कि आप रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करो, तो मैं जल्दी 10 में से 8-9 नंबर कैरी कर लेता था। तो मुझे अगर ये चीज़ पता है, मैं सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन जब भी खुलता था मैं सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन खोज के और 10 में से 8-9 नंबर लेता था। तो ये मेरी एक टैक्टिक्स थी। इसी तरह आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि इंग्लिश में कौन सा पार्ट हो सकता है कि आपको पैराजम्बल्स आप जल्दी कर लेते हो सकता है आप फिल इन द ब्लैंक जल्दी कर लेते हैं, हो सकता है आपका रीअरेंजमेंट आपको समझ में आ जाता है। तो आपकी अपनी अपनी क्वालिटी है, समझ रहे हैं। तो वो क्वालिटी आप खुद जानते हो। एज एन एस्पिरेंट आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ किस चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, किन चीज़ों में मैं बुरा हूँ। ये ऑब्जर्व करने की जो तकनीक है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी और अपने आप को समझना पड़ेगा। तो ऐसा आप करेंगे। अभी फिलहाल 15 दिनों में आपको मेहनत भी करनी। देखो एक बात ये जानो कि जितनी मेहनत करनी थी आपने प्रीवियस 3 मंथ में कर ली, 3 महीना, 6 महीने, साल भर, 2 साल। अब इन 15 दिनों में आप सिर्फ एक चीज़ ये कर सकते हो, अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि 15 दिनों में तो पढ़ के आप सिलेक्शन ले नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस 3 मंथ से पढ़ते आ रहे हैं तो इन 15 दिनों में सिर्फ आपको इतना करना है कि अपनी स्पीड को है ना वो पूरा बरकरार रखना है, स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी, और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट जब आप दें, प्रीलिम्स में इंग्लिश का सेक्शन खुल रहा है तो सबसे पहले वही पार्ट अटेम्प्ट करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिसमें आपको लग रहा है। अब जैसे कुछ लोग पूरा ग्रामर एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनकी कॉमन एरर पर कमांड होती है, मेरी नहीं थी। मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट की कॉमन एरर पे कमांड नहीं थी, तो मैं तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में कॉमन एरर को स्किप करता था, और आज बैंक में हूँ मैं, सिलेक्शन मैंने ले लिया, बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं उसको स्किप करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। डिपेंड करता है कि जो चीज़ें आप स्किप कर रहे हो उसका जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो कितनी है। अब कॉमन एरर 5 नंबर का आता है और ग्रामर आप पूरा दिन भर पढ़ते रहते हैं। खैर उस ग्रामर का आपको बहुत सारे पोर्शन में फ़ायदा भी है, लेकिन डिपेंड करता है। तो मैं कॉमन एरर स्किप करता था, मेरा अच्छा नहीं था। ऐसा ही आपको, मैंने खुद को ऑब्जर्व कर लिया था कि मैं लाख ग्रामर पढ़ लूँ, मुझसे कॉमन एरर में 5 में से 1-2 सही हो रहे हैं, 2-3 गलत हो जा रहे हैं, तो मैंने धीरे धीरे उसको स्किप करना छोड़ दिया। लेकिन फिर मैंने उस पार्ट को कहीं और यूटिलाइज कर लिया। अच्छा मुझे कॉमन एरर में दिक्कत हो रही है तो मैं कॉम्प्रहेंशन को अपना और अच्छा पार्ट बनाऊंगा। तो ऐसे आपको करना है। इंग्लिश में यही स्ट्रेटजी है आपकी कि आपको सबसे पहले 1-2 वो करना है जिसमें आप अच्छे हो, देन उसके बाद आपको टाइम तो देना ही है, चीज़ें जल्दी करनी है। यानी दिमाग में ये चीज़ एक सेट होना चाहिए कि हमको जो भी चीज़ें करनी है फास्ट करनी है, एक्यूरेसी के साथ करनी है। तो ये इंग्लिश का रहा। उसके बाद हम बात करें तो आपका रीजनिंग वगैरह आएगा, वो ईजीएस्ट आएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पजल वगल को स्किप करना है। आप अगर बिल्कुल नए हैं तो स्टार्टिंग में आप पजल वगैरह स्किप कर सकते हैं। अगर आपने 1-2 एग्जामिनेशन दिया है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, आप ऑन द वे हैं बिल्कुल, तो आप पजल वगैरह को आराम से क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। और पहली बात तो ये कि पजल जब आप पढ़ते हो तो ये भी ऑब्जर्व करना है कि अब जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपके अंदर एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है कि चीज़ों को पढ़ के आपको क्लियर हो जाता है कि ये मुझसे कम टाइम में बनने वाला है या ज़्यादा टाइम में बनने वाला है। अब इस चीज़ को मुझसे रिलेट सिर्फ वही एस्पिरेंट कर पाएंगे जो वाकई में पढ़ रहे हैं, जो भी नए नवेले आए हैं बिल्कुल, या जो अभी उतना टाइम नहीं देते हैं, 1-2 घंटे पढ़ते हैं, सोचते हैं मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, वो ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो भी आप लोग अभी 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे होगे, डेडिकेटेड हो अपने एग्जामिनेशन को लेके, वो ये चीज़ रिलेट करके समझ पा रहे होंगे कि जब कोई भी पजल
किसी भी टाइप का पजल जब आप पहली बार पढ़ते हो, स्टार्टिंग के 10 सेकंड में आपको ये एहसास हो जाता है कि ये टाइम टेकिंग है या नहीं है। तो ये सेंस आपको डेवलप करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया भी है कि अब बहुत सारे लोग अंदर देख रहे हैं, मतलब इनसाइड देख रहे हैं, बहुत सारे जो वेरिएबल हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। एक होता है ऐसा पजल जिसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों देख रहे हैं। फिर बहुत सारे ऐसे पजल्स होते हैं, कुछ फ्लोर बेस्ड पजल होते हैं। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि किन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, किन चीज़ों में मुझे टाइम लगेगा। सिर्फ इनसाइड देख रहे हैं तो आपको पता है बहुत जल्दी बनता है, सिर्फ आउटसाइड देख रहे हैं तो बहुत जल्दी बनता है। इनसाइड आउटसाइड, राइट लेफ्ट दोनों साइड देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो इस तरह के पजल्स जो भी आपको स्टार्टिंग में डेवलप करना है कि स्टार्टिंग में आप वो पोर्शन अटेम्प्ट करें जो आपसे बन जाए। जैसे अगर आप बचपन में क्रिकेट देखते होंगे तो बहुत बार हम ये सुनते थे कि अगर आपकी ओपनिंग अच्छी हो गई, अगर आपकी ओपनिंग अच्छी हो गई तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा। हम बचपन में ये सब समझते थे, सुनते थे। लेकिन मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आता था जब मैं 10 साल का था और मैं सुनता था कि वीरेंद्र सहवाग जी और सचिन तेंदुलकर जी ओपनिंग करते थे और लोगों का ये कहना था कि अगर ये जोड़ी चल गई और अच्छा परफॉर्म किया तो हम 300 आंकड़े को पार करें। तो मुझे समझ नहीं आता था भाई, अगर ओपनिंग वाले 2 आउट हो गए जल्दी, मान लो 10 रन पे आउट हो गए, 2 विकेट गिर गए, तो बाकी तो अपना परफॉर्म करेंगे ना। मुझे ऐसा लगता था जब मैं 10-12 साल का था। अब चीज़ें मुझे जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं हमें समझ में आता है कि उसका थॉट ऑफ प्रोसेस क्या था। 10 रन पे 2 विकेट गिर गया, इट मीन्स कि जो थर्ड बैट्समैन आया, ठीक है, वो प्रेशर में आ गया। अब प्रेशर में आने की वजह से अगर वो नॉर्मल रहता तो वो हो सकता था कि वो सेंचुरी मारता, लेकिन क्योंकि प्रेशर में आ गया, अपोनेंट टीम ने उनके ऊपर प्रेशर बना दिया, दैट्स वाई वो जल्दी आउट हो जाते हैं। मतलब 20 रन पे तीसरा विकेट गिर जाता है। तो इसलिए ये एक तरह से थॉट ऑफ प्रोसेस है। लोग कहते आते हैं कि भाई ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली ये चीज़ें हमारे एग्जामिनेशन में फॉलो होती हैं। अगर हमारा एग्जामिनेशन शुरू हुआ, हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें हमारा बेस्ट पार्ट है, जो हम कम टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, और अगर हमारी स्टार्टिंग अच्छी हो गई तो यकीन मान लो कि आपका पेपर अच्छे जाने के चांसेस हैं। और अगर स्टार्टिंग में ही आप किसी पजल में उलझ गए या इंग्लिश के किसी पोर्शन में उलझ गए, शुरुआती 2-3 मिनट बीतते जा रहे हैं, आप क्वेश्चन तक आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं प्रेशर में आने लगते हो और आपका पूरा पेपर चौपट हो जाता है। तो आपको अपने अंदर इन 15 दिनों में ये ऑब्जर्व करना है कि क्या स्टार्टिंग में हम चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हमें स्किप करनी है, क्या बाद में करना है, क्या नहीं है। जैसे क्या होता है, आप पजल खोले, पजल में आप फंस गए, आप देख रहे हो कि यार 1.5 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, या कोई चीज़ें मैं मिस्टेकली पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पजल आसान है लेकिन बैठ नहीं रहा है। वहाँ पर आपको अपने माइंड को ये डायरेक्शन देना है कि इसको अभी स्किप करते हैं, क्योंकि हमारा 1.5 मिनट लॉस हो गया, हमको कोई भी वेरिएबल पता नहीं चल पा रहा है, या फिर हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं। देखो क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में इतना प्रेशर होता है कि कभी कभार हम कोई पजल है, हमें ये पढ़ना होता है कि ए जो है वो बी के राइट बैठ रहा है, लेकिन हम इतने प्रेशर में रहते हैं, हम इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि हम उसे लेफ्ट पढ़ लेते हैं। अब बार बार पढ़ने के बाद भी हम राइट पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन बिठाते हम लेफ्ट हैं। अब ये चीज़ अगर आप 10 मिनट भी दे लोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर उस चीज़ को आप ये समझो कि मैं कुछ गलत हो रहा है मुझसे, मैं इसको स्किप करता हूँ, लास्ट में देखूंगा, वही पजल आप लास्ट में जब लगाओगे ना, लास्ट के 2 मिनट में लगाओगे ना, तो वो आपसे आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि उस समय आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, वो राइट लेफ्ट का कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। रीजनिंग में ऐसा ही है, क्या से लॉक क्लियर कर लो, इनइक्वालिटीज क्लियर कर लो, पजल्स आने ही हैं 20-22 नंबर के आपके, और कुछ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग जो आती है उस पर प्रैक्टिस कर लो। बात करें मैथ्स की, मैथ्स में भी सेम है भाई। स्टार्टिंग में ही अगर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पे तुम तुल गए कि भाई हमको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लगाना है तो लगाना है, 3 मिनट भी लगा लेंगे लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि भाई ठीक है आप मिसलेनियस क्वेश्चन 1 लाइनर होते हैं, लेकिन 1 लाइन में ही वो बहुत कुछ कह जाते हैं, और बहुत कुछ वो कहते हैं उसको समझने में आपको थोड़ा टाइम लगता है। 30 सेकंड में आप इतना जल्दी नहीं समझ पाते हो। तो समझने की बात ये है कि भाई साहब स्टार्टिंग में आपको ईजीएस्ट चीज़ें ही पिक करनी है, जैसे सिंप्लीफिकेशन आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, नंबर सीरीज, लॉन्ग नंबर सीरीज, इन सब चीज़ों पे इन 15 दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। रही बात स्क्वायर क्यूब, ये सब तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये सब चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब अगर आप ये बहाना, अभी मैं अगर किसी से पूछूं कि 55 का स्क्वायर क्या है, अब बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा कि क्या होता है, 30-25 होता है, ये नहीं याद आएगा आप लोग को, हो सकता है आप लोग भूल जाएं, या फिर 65 पूछ लूँ, 79 पूछ लूँ, या फिर 61 पूछ लूँ। अगर ये सब सोचने में अभी भी आपको टाइम लग रहा है तो मेरे दोस्त गलती आपकी है, चीज़ों को आप सीरियस ले नहीं रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन गलत, तो आप पहली कैटेगरी में हैं। अगर स्क्वायर क्यूब टेबल्स वगैरह में आप भी, अब 19/7 क्या होता है इसको भी सोचने में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, आप कैलकुलेटर कर रहे हो, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत जा रही है, आप गलत दिशाओं में हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए,
ये सब चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आते हैं और जो कैलकुलेशन आपको करना है उसमें इन सब का यूज़ होना ही होना है। आप 6 महीना तक याद करते हो, 2 महीना छोड़ देते हो, तो आप 7वें में 8वें महीने में वो चीज़ें भूल जाओगे। रिवाइज करना ज़रूरी है, अभी भी टाइम है, 15 दिन का टाइम है। अच्छे से 100 तक स्क्वायर लर्न कर लो। करना आपको 60 तक है, लेकिन कोशिश रहेगी कि 100 तक जाएँ। क्यूब वगैरह 30 तक कर लो, टेबल्स 25 तक कर लो। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ा गैप क्रिएट करती हैं, कैलकुलेशन में आपकी स्पीड बढ़ाती हैं। कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होती है, उनको देख लीजिए। हाँ, ये सब करिए मैथ्स में। और वही है सिंप्लीफिकेशन, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और आपके डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके एवरेज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, इन सबको देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस के आते हैं, उसको सॉल्व करिए। अब जब बाद में अगर हम 15 मिनट में अच्छा खासा कर लेते हैं तो लास्ट में जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बचेंगे हम उसको फिर लास्ट में करेंगे। अगर 10 में से हमने 6-7 भी कर लिया तो हमने बहुत अच्छा किया। तो कुल मिला के जो RBI असिस्टेंट का पेपर है वो इजी लेवल का आएगा, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उतना इजी पेपर मॉक टेस्ट वाले देते नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। क्या पता कल को टफ पेपर आ जाए, हो सकता है ना भाई। ट्रेंड कभी ना कभी तो टूटता है। जो 10 साल से चल रहा है वो हो सकता है 11वें साल टूट जाए, जो 25 साल से चल रहा है हो सकता है 27वें साल टूट जाए। लेकिन हमको तैयारी जीत की करनी है, यानी हमको प्रिपरेशन अपनी टफ मोड में चलनी है। तो अभी आप जो भी प्लेटफॉर्म को मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो उस पर तो उतना ईजी नहीं देगा, लेकिन आप टफ पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी पे आपका अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, मॉक टेस्ट वगैरह 3-4 आप दीजिए, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, मैं GA ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ूंगा। नहीं, अभी 15 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे और ये सब कैलकुलेशन वगैरह आप देख लीजिए। बाकी और कोई डाउट हो कमेंट करिए, पूछिए। और ऑल द बेस्ट कि आप लोग अच्छा करके आएँ। बाकी मॉक टेस्ट जो लोग नहीं परचेस कर पाते हैं, मॉक टेस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मॉक टेस्ट पे मैंने एक अच्छी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है बहुत पहले ही, उसको जाकर देखिए। और अगर आपको ये देखना है कि भाई रीजनिंग में हम 35 आउट ऑफ 35 कैसे कर सकते हैं, क्वांट में कैसे कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, सारे आपके जो सोर्सेज हैं वो सारे मैंने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर आप उसको रेगुलरली देखो, एक दिन में आप सिलेक्शन ले लोगे ये कतई मत सोचिएगा, लेकिन मेरी एडवाइस को जो लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उन्होंने सिलेक्शन लिया है। आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं 70 के, 80 के, 1 लाख 2 लाख ऐसे पड़े हुए वीडियो। उस पर जाके कमेंट सेक्शन में पढ़िए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग का यही कहना है कि सर आपने जो बताया हमने रेगुलरली फॉलो किया, आज हमने सिलेक्शन लिया है। ये मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैंने एक दिन में सिलेक्शन लिया, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं खुद कितने सारे एग्जामिनेशन में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो मैं मेंस में छट गया, फिर मैंने मेंस क्लियर किया तो मैं इंटरव्यू में 2-3 बार छटा, तब जाके अब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। एक दिन में सिलेक्शन तो कोई लेता नहीं है। तो जो वो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से जब आप जाते हो, आपने 8-10 एग्जामिनेशन क्लियर कर रखे हैं, आपके पास 2-3 ज्वाइनिंग आ गई, आपको एक चूज़ करना है, उसके बाद आप कहीं ज्वाइनिंग लेते हो, तो वो जो प्रोसेस से आप गुजरे हो ना, उसने आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी है, उसने आपको बहुत सारा अनुभव दे दिया। वो मैं अनुभव आपको इसलिए शेयर करता हूँ कि आपको भटकना ना पड़े। अब मुझे 2-2.5 साल इसलिए लग गया, 1 साल मतलब, हालांकि 1 साल मतलब 6-7 महीने मैंने पढ़ाई की थी कोचिंग में ऑफलाइन, देन उसके बाद मैंने अप्रॉक्स 1 साल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। उसी दरमियान बहुत सारे एग्जामिनेशन निकले, LIC वगैरह क्लियर हुआ, ADO असिस्टेंट, ये सब एग्जामिनेशन वगैरह क्लियर हुआ, RRB LP वगैरह, और फिर जाके ये RRB PO मतलब SBI असिस्टेंट, देन RBI PO। तो ये सब चीज़ें जो है एक प्रोसेस है कि आपको भटकना पड़ता है, आपको कोई बताने वाला यहाँ पर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट मुझे देखते हैं वो भटके ना, वो सीधे सीधे पॉइंट पर पहुँच जाएं और जो मैं पाथ आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ उस पर चले और आप लोग फाइनल सिलेक्शन लें। चलिए खैर, ऑल द बेस्ट। आप लोग जैसा भी होगा बताइएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश